यूपी चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में जो बड़ी चुनावी एक्सरसाइज की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट शुद्धिकरण किया गया। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? चुनाव आयोग के तमाम आंकड़ों के मुताबिक करीब 2.5 से 3 करोड़ के बीच वोट यूपी में कट चुके हैं। अखिलेश यादव मुखरता के साथ आवाज उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग और इसके साथ साथ केंद्र चुनाव आयोग से सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर रावण आजाद, जो कि यूपी में बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, बड़े राजनेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर के लिए आगामी वक्त की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। मायावती अपने राजनीतिक जो जीवन में जिस तरीके की ऊंचाइयां हासिल कर चुकी हैं, उन्हें किसी तरीके की राजनीतिक पहचान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आखिरकार मायावती का रुख शांत क्यों नजर आ रहा है? वो मुखर आवाज सामने क्यों नहीं आ पा रही है कि विपक्ष की भूमिका में होते हुए मायावती सड़कों पर उतरकर, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सड़कों पर उतरकर एक मजबूत आवाज क्यों उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? लेकिन सबसे पहले आपको बयान सुनवाता हूं मैं अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। शामिल किया गया था। कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, एसआईआर का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है, तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं, जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, लेकिन अब चर्चा करेंगे आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर की क्या रणनीति है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और अपनी राय देंगे, अपने एक्सप्लेनेशन देंगे कि आखिरकार किस तरीके से मायावती और चंद्रशेखर की राजनीति को यूपी में 2027 में वो देखते हुए नजर आते हैं। सर, अखिलेश यादव हर मुद्दे को लेकर एक संपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में इन दिनों देखा जाए और हम आम लोगों से जब बात करते हैं, ग्राउंड लेवल के पर जो मतदाता हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो वो सीधे तौर पर 2 ही नाम लेते हैं, बीजेपी, अखिलेश यादव। आखिरकार मायावती और चंद्रशेखर
क्या 2027 में यूपी में अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए अगर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल लिहाज से भी देखें तो मायावती एक मजबूत चेहरा बीएसपी की तरफ से और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला चेहरे के तौर पर रही हैं। लेकिन अगर बीते दिनों 2-4 कह सकते हैं साल पहले तक की भी बात करें तो मायावती उतनी एक्टिव दिखाई नहीं पड़ती। आज़ाद ने भी बारंबार अपने बयानों में ये बात कही है कि बहन जी एक समय सबसे मजबूत नेता हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से वो खामोश हुई हैं, जिस तरह से वो चुप हुई हैं, उसी वजह से उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर अहम बात ये हो जाती है कि 27 की अगर हम रणनीति की बात करें तो मायावती आखिर किस रणनीति के तहत जाना चाहती हैं, एसआईआर के मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल पा रही। हालांकि एक दो बार आवाज उनकी बुलंद हुई है, लेकिन जिस तरह से मुखर आवाज होनी चाहिए थी वैसा दिखाई नहीं पड़ा। अब तक अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, राज्य जो चुनाव आयोग है और केंद्र चुनाव आयोग है, दोनों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि दोनों के आंकड़े में जिस तरह से कह सकते हैं कि समानता नजर नहीं आती, अलग अलग उसमें आंकड़े दिखाई पड़ते हैं, उसको लेकर लगातार वो जवाब देने की और जवाबदेही तय करने की बात करते हैं। लेकिन वो आवाजें मायावती जी की तरफ से बुलंद होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। आकाश आनंद यूं तो हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पे कहीं ना कहीं वो भी खामोश दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़ ऐसे मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसको लेकर भी काफी हो हल्ला है। कुछ जगह कहा जा रहा है कि भाई ये दो जगह वाले लोगों के नाम थे, कुछ जगह कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग डेथ कर गए, तमाम तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो इनके ऊपर अब तमाम तरह के आरोप जो हैं वो चुनाव आयोग के ऊपर और खासकर सरकार के ऊपर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी जो है उसकी जवाबदेही है कि संपूर्ण तरीके से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद तमाम उन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले जो कि संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनको देता है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, राजा भैया पूर्वांचल की राजनीति में जो मजबूत पकड़ रखते हैं उन्होंने भी ये बात कही है। और पिछले दिनों एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर वर्कलोड होने के चलते जिस तरीके से बीएलओज की जो डेथ का मामला सामने आया, उसको लेकर राजा भैया ने कई सवाल सरकार से पूछे। इसके बाद राजा भैया अब वोट कटने को लेकर भी सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार, चुनाव आयोग क्या कदम उठा रहा है यूपी में उन लोगों के लिए कि जिनका नाम कट गया है वो वोट डालने से वंचित न रह पाए। ऐसे में अमन जी, यहाँ पर मेरा सीधा सवाल ये रहेगा कि अब राजा भैया भी जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि इतनी बड़ी संख्या में वोट कटा है तो ये कहीं ना कहीं जो सवाल उठते हैं कि आखिरकार इतने वोट कहां गए और ये कहां से आए थे, और यदि किसी का गलत वोट कट गया है तो सरकार की, चुनाव आयोग की इसको लेकर क्या तैयारियां हैं। अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाना, क्या राजा भैया 27 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ कोई चुनावी गलबैया करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए दिनेश, अगर आपको याद हो 2024 से पहले ठीक ऐसा लग रहा था राजा भैया बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जो इस तरह से उनका अंदाज भी रहता है और जिस तरह से उनके बयान भी रहते हैं, हर कोई मान रहा था कि राजा भैया बीजेपी के साथ खड़े होंगे। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त आपने देखा कि किस तरह से वो खफा दिखाई पड़े कि भाई 2 सीटें जो वो मांग रहे थे बीजेपी ने उनके ऊपर अपने प्रत्याशी उतार दी, जिससे राजा भैया, उनकी जो पार्टी थी वो बुरी तरह से खफा दिखाई पड़ी, नाराज नजर आई। और उसके बाद ये तक कहा गया कि भाई जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, मेरी तरफ से मेरे समर्थकों को खुली छूट। यानी कि उन्होंने एक तरीके दर्शाया कि वो बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सपा के साथ में वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं। और यहाँ पर उसका असर भी दिखाई पड़ा जब परिणाम निकलकर सामने आए, क्योंकि जब परिणाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि 37 जो लोकसभा सीटें थी वो सपा ने जीती, 6 जो लोकसभा सीटें थी वो कांग्रेस पार्टी ने जीती, और एक अगर आजाद की सीट को भी मान लिया जाए तो लगभग 44-45 का यह आंकड़ा था जो विपक्षी दलों ने अपने नाम किया। और इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो महज 30-31 पर वो सिमटती हुई दिखाई पड़ी, जिससे आप मानिए कि देखिए राजा भैया की ताकत पूर्वांचल में क्या है उसका अंदाजा बीजेपी को बखूबी इस बातों से लग गया होगा। लेकिन जिस तरह से आपने अब ये मुद्दा उठाया कि जो बात वो कर रहे हैं, जिस तरह सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, असर कहीं ना कहीं होता हुआ दिनेश जी नजर आएगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जो रिस्पेक्ट है वो आज भी राजा भैया करते हुए दिखाई देते हैं। कई मौकों पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के बारे में अपनी राय को रखा है और ये तक कहा है कि वो बड़ा सम्मान करते थे उनका। तो क्या उसी तर्ज पर देखा जाए कि अखिलेश यादव के साथ अब वो 2027 में कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे? ऐसा होता है तो पूर्वांचल में बीजेपी को एक बार फिर कड़ी चुनौती का सामना करने को मजबूर होना पड़ेगा। मैं यहाँ पर राजा भैया को लेकर कंटिन्यू करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरी राजनीतिक एंट्री नेताजी ने करवाई थी,
तो आखिरकार क्या अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि आने वाला चुनाव जो है वो सीटों का चुनाव नहीं, जीत का चुनाव होगा, इस पर अखिलेश यादव राजा भैया को बखूबी कन्विंस कर पाएंगे कि आपको जितनी सीटें चाहिए हम देने को तैयार हैं? क्योंकि यूपी में यदि विपक्ष की भूमिका में देखें तो अखिलेश यादव बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बिहार में मिली करारी हार के बाद अब जिस तरीके से उन्हें कन्विंस करना है, तो आपको क्या ये नजर आता है कि तमाम जितने भी सहयोगी राजनीतिक दलों को साथ लेकर के आना है, अखिलेश यादव सीटों को लेकर कोताही नहीं बरतेंगे? देखिए, और जाहिर बात है अखिलेश यादव को भी पता है कि भाई अब किस तरह की रणनीति को साधना है। 17 का चुनाव उन्होंने अब देख चुके हैं, अगर आप देखें 21 का चुनाव वो देख चुके हैं, तो राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव बहुत परिपक्व हुए। उनके आप भाषण देखिए, बयान देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वो राजनीति को बाखूबी तरीके से समझ गए हैं और इसी रणनीति के तहत 2024 की अगर आप आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यूपी के में आकर 2 लड़के क्या ही कर लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार उस समय रैलियां करते हुए, लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और उनको 2 लड़कों की संख्या दी गई थी। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो उन्हीं 2 लड़कों ने यूपी का समीकरण बीजेपी के लिहाज से बुरी तरह से न सिर्फ बिगाड़ा, बल्कि जो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी वो 240, हाँ बिल्कुल 240 पे आकर अटक गए। और अयोध्या की सीट जो फैजाबाद के नाम से है उस पर भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो देखिए, इतना कमजोर समझना किसी के लिए, बीजेपी को भी पता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। और यहाँ पर अगर राजा भैया का साथ अखिलेश को मिल जाता है तो बिल्कुल रणनीति में कहीं ना कहीं उनकी 4 चांद लगते हुए दिखाई पड़ेंगे। पूर्वांचल को साधना हमेशा से किसी के लिए भी कह सकते हैं कि चुनौती रहा है। ऐसे में राजा भैया जैसे नाम या कुछ और अगर हम नामों की चर्चा करें, जिसमें अनुप्रिया पटेल के नाम को भी लेकर लगातार कहा जा रहा है, पल्लवी पटेल के नाम को भी लेकर कहा जा रहा है, कहा तो यहां तक जा रहा है कि ओपी राजभर भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं पड़ते, संजय निषाद भी कहीं ना कहीं अपने सुर जो है वो अलग तरह के दिखाई पड़ते हैं। तो अभी पूर्वांचल की राजनीति में बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चुनाव को अब 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कई चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो अपना अलग रुख यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ जाए। ऐसे में अब अखिलेश यादव किस तरह कदम उठाएंगे ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से आप देखिए दिनेश जी कि जब से ब्राह्मण विधायकों की अलग बैठक हुई है, अलग तरह से माहौल बना है, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर समय दिखाई पड़ रही है। भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है और राजा भैया का क्या चुनावी सियासी रुख रहेगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा खासा झटका उन्हें दे चुकी है। जिन 2 लोकसभा सीटों की मांग अखिलेश यादव बीजेपी से राजा भैया करते हुए नजर आ रहे थे, उन दोनों ही सीटों पर वो अपने चुनावी प्रत्याशी उतारने में नाकाम रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अखिलेश यादव के सहयोगी माने जाने वाले और मुलायम सिंह यादव को अपने प्रेरणा स्रोत मानने वाले राजा भैया क्या अब यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। जो भी अपडेट होगी वो आप तक साझा कर दी जाएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।